हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अचीवर्स एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम HPSC PGT इकोनॉमिक्स स्क्रीनिंग के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए धमाकेदार होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो PGT इकोनॉमिक्स का जो स्क्रीनिंग का पेपर है वो कहाँ से आएगा, आपको क्या पढ़ना है और किस चीज़ को आपको छोड़ना है। अभी तक आपने सिलेबस तो डाउनलोड कर लिया होगा, बट आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि हमें कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना, कौन से सब्जेक्ट को छोड़ना है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो आपके एक तरीके से बहुत ही डिसकंटिन्यू तरीके से दिए हुए हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक तरीके से आपका पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है वो इस तरीके से अरेंज किया है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पीजीटी जो इकोनॉमिक्स स्क्रीनिंग है उसमें क्या आएगा। इसके अंदर एक तो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स करके जाना है, दूसरा आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और पब्लिक इकोनॉमिक्स, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड, मनी एंड बैंकिंग, स्टैटिक्स और कुछ मैथमेटिक्स के भी टॉपिक इसमें रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इनको एक तरीके से सीक्वेंस में कि कौन से सब्जेक्ट से आपको कितना पढ़ना है। तो आप एक ध्यान रखिए, भले ही आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, बट जो ये आपका सब्जेक्ट है बिल्कुल पीजीटी का सब्जेक्ट है, 12th क्लास तक आपको पढ़ाना है। बट अगर आप देखोगे तो बिल्कुल जो आपने पीजी की है, जो आपने एमए की हुई है, वहाँ से सारे के सारे ये टॉपिक हैं और इतने ही डिटेल में आपको बहुत अच्छे से पढ़कर जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को आपको क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में से आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या आपका सिलेबस दिया हुआ है। अब इसमें सबसे पहले दिया हुआ है मीनिंग, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना। इसकी डेफिनेशन जैसे एडम स्मिथ की हो गई, मार्शल की हो गई, रॉबिन्स की हो गई, तो ये सारी डेफिनेशन जो है वो आपको करके जानी है। उसके बाद है कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है कि क्या उत्पादन करना चाहिए, कहाँ पर उत्पादन करना चाहिए, किसके लिए उत्पादन करना। तो ये सारा का सारा जो पीपीसी है ना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, वो सारा आपको यहाँ पर स्टडी करना है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम में आपको क्या पढ़ना है कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उसके बाद आपकी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, थर्ड क्या है आपकी जो इंडिया की इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक, तो ये सारी आपको स्टडी करनी है, साथ में इसकी क्या विशेषताएं हैं और कैसे ये फंक्शन करती है। उसके बाद आप करोगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में क्या बोला इन्होंने, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ठीक है, तो कार्डिनल ऑर्डिनल में क्या आ जाएगा आपका कि जो कार्डिनल यूटिलिटी है, कार्डिनल में भी आप देखोगे एक तो सिंपल कार्डिनल क्या, जिसमें हम यूटिलिटी को 1, 2, 3, 4 में मेजर कर सकते हैं। तो इसमें 3-4 टॉपिक इसमें रहेंगे और इंडिफरेंस करो, इन दोनों टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करके जाना। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में जो टॉपिक है डिमांड वाला है। डिमांड क्या है, इसके क्या डिटर्मिनेंट्स, यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है जितना भी दो होते हैं ना, कंज्यूमर बिहेवियर होता है और एक प्रोड्यूसर बिहेवियर होता है। तो यहाँ पर आपको कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर दोनों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। डिमांड का कंप्लीट आपने चैप्टर करना। उसके बाद है इलास्टिसिटी, कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। तो पूरा कंप्लीट यहाँ पर भले ही टॉपिक का नाम दिया, बट आपको पूरा डिटेल में पढ़ना। उसके बाद आता प्रोड्यूसर बिहेवियर, यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसके अंदर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न टू स्केल। ठीक है ना, अब आप देखोगे कि रिटर्न टू फैक्टर तो दिया ही नहीं, लेकिन आपको तो सारे ही पढ़ने हैं। रिटर्न टू स्केल क्या है, रिटर्न टू फैक्टर क्या है, और प्रोडक्शन फंक्शन में आइसो क्वांट क्या है, तो ये सारे आपको स्टडी करने हैं। तो पूरा प्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको पढ़ना। ऐसे ही फिर कॉस्ट वाला हो जाएगा, उसके बाद रेवेन्यू वाला हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जितने भी कॉस्ट के अंदर जितनी भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न थ्योरी हैं, जो भी कॉस्ट है किस तरीके की है, उनके रिलेशन क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद आता है कि फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है ना, मार्केट के बारे में आपको पढ़ना। मार्केट में सिर्फ इन्होंने दिया हुआ कि फीचर्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली इसमें दिया हुआ है।
उसके बाद एक ये आता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अंडर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है, एक ये क्वेश्चन आता है आपका। उसके बाद आता है सलस्की थ्योरम, ठीक, ऑर्डिनरी एंड कंपनसेटेड डिमांड कर, ये भी जब आप इंडिफरेंस करोगे ना तो ये सारे के सारे वहीं से आपके ये कवर हो जाएंगे। कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, अब देखिए ये मैथमेटिकल भी करना है आपको, थ्योरेटिकल भी करना है। इसमें करना कंज्यूमर एंड जो कंज्यूमर आप सरप्लस देखोगे ना तो कंज्यूमर के अंदर आप देखोगे एक तो हिक्स का और एक जो मार्शल है, दोनों का करना है, ठीक है ना, हिक्स और मार्शल दोनों करके जाने कंज्यूमर सरप्लस में। प्रोड्यूसर सरप्लस के अंदर क्या करोगे आप, प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला मैथमेटिकल थ्योरेटिकल तो ये सारा आप करके जाना। उसके बाद आता है कि प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, ऊपर परफेक्ट कंपटीशन आ गया था, मोनोपोली आ गया था, यहाँ पर इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है ना, तो ये भी मैंने थोड़ा सा आगे पीछे हो गया मेरे से भी। तो ये कंपटीशन वाला जो है यानी कि मार्केट आपको कंप्लीट करनी, और मार्केट क्या, अगर मैं आपको बोलूँ तो अभी तक इन्होंने क्या बताया आपको कि सारा तो कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है ना, उसके बाद प्रोड्यूसर बिहेवियर, थर्ड मार्केट रहती है, ठीक, तो ये सारे ही आ गया। ये देखो आप पूरी की पूरी माइक्रो इन्होंने उठा ली है, नाम दिया है, आपको ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं है लेकिन सब कुछ है। उसके बाद सेकेंड टॉपिक आता है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम क्या है, उसका कंसेप्ट, इंटर रिलेशनशिप क्या है, जैसे कि मतलब जीएनपी से जीडीपी पर जाओगे, यानी कि जैसे मान लेते हैं कि जीएनपी है, आपको अगर मान लेते हैं कि जीएनपी है और आपको एनएनपी निकालना है तो जी से एन पर जाओगे, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना या मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाना, तो ये सारी चीज़ इसके अंदर आ जाएंगी। उसके बाद आएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। सर्कुलर फ्लो में आप क्या पढ़ोगे कि पहले टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है ना, टू सेक्टर इकोनॉमी, एक प्रोड्यूसर है और एक हाउस होल्ड है, ठीक है ना, और एक दूसरा क्या प्रोड्यूसर है, सेक्टर है, दो सेक्टर हैं। फिर थर्ड सेक्टर के बारे में गवर्नमेंट भी आ जाएगी, उसके बाद फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आ जाएगा, तो ये 4 सेक्टर तक आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना। फिर आप देखोगे कि जीएनपी का वेलफेयर के साथ क्या रिलेशन, क्या जीएनपी बढ़ती है तो उसके साथ जो कल्याण है वो भी बढ़ता, वेलफेयर इंक्रीज करता या नहीं करता, ये सारी चीज़ें देखोगे। उसके बाद आप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, इसमें करंट अकाउंट, ये कंपोनेंट्स है ना, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें आप करके जाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में से ही क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि देखिए 100 क्वेश्चन आने और देखने में सिलेबस इतना छोटा तो ऐसे थोड़ा आएगा। उसके बाद आता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या होते हैं, एम्प्लॉयमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सेविंग हो गया, तो सारे क्या है, जीडीपी हो गया, सारे आपके वेरिएबल हैं। कंजम्पशन हाइपोथेसिस, इसमें सारा जो केन्स वाली बातें करोगे, केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, उसके बाद एब्सोल्यूट, रिलेटिव और परमानेंट लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, तो ये सारे करके जाओगे आप डिटेल से, और इनका सारा सबका डिफरेंस, मल्टीप्लायर क्या है और एक्सीलरेटर क्या है, थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। अब देखिए नाम तो एक ही दे दिया बस कि थ्योरीज, अब देखो नाम एस लगाने से क्या हो गया, अब इसका थ्योरीज क्या है, डिमांड फॉर मनी की क्लासिकल होगी, केंज हो गई, टोबिन हो गया, बोमोल हो गया, फ्रीडमैन हो गया, तो ये सारी थ्योरी आपको, पेटेनकिन हो गया, तो ये सारी की सारी थ्योरी आपको करके जानी, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। ऐसे ही क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में मनी की सप्लाई से रिलेटेड है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या आ जाएगा आपका कि जो वही हो जाएंगी क्लासिकल, केन्स, रॉबर्टसन, मार्शल, पिगू, वो सब के फॉर्मूले और ये सब की, इसमें जितनी भी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में ये थ्योरीज हैं ये सारी करोगे आप। इन्फ्लेशन क्या है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन की थ्योरीज क्या है, तो ये उसके साथ ही खाली नाम दिया इन्होंने फिलिप्स, ये फिलिप्स करो, तो फिलिप्स करो को थोड़ा ही करोगे, इसमें सारे के सारे आ जाएंगे आपका स्टैटिक एक्सपेक्टेशन के साथ, आपका एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के साथ, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन के साथ साथ, एक सेकेंड देखिए क्या बताया मैंने, स्टैटिक एक्सपेक्टेशन के साथ और उसके बाद एडेप्टिव और उसके बाद रैशनल, तो सारे जितना भी फिलिप्स करा वो सारे के सारे इसमें कवर हो जाएंगे। अब मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको करनी है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आपका आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए ISLM मॉडल आ जाएगा, ठीक, आई का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट, एस का मतलब सेविंग, एल का मतलब मनी की डिमांड, एम का मतलब मनी की सप्लाई, यानी कि मनी की डिमांड, मनी की सप्लाई, इन्वेस्टमेंट, सेविंग की जो बात करता, जो हिक्स और एंसन ने जो मॉडल दिया है, जहाँ पर आई एस आपका डाउनवर्ड स्लोप होता है, LM आपका पॉजिटिव होता है,
तो इनकी दोनों की इफेक्टिवनेस कि कहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी, कहाँ पर फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव होगी। पोस्ट केन्जियन थ्योरीज ऑफ डिटर्मिनेशन इनकम एंड आउटपुट, तो ये करके जाने आपको, यानी कि केन्स, क्लासिकल, ये सब कुछ आपको करना है। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल आपको करके जाना। थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल्स, जितनी भी थ्योरीज हैं, हिक्स की है, सैमुअल्सन की है, तो ये सारी की सारी थ्योरी आपको अच्छे से करनी है। काउंटर साइकिल पॉलिसीज क्या हैं, ठीक है, जो भी ये साइकिल्स आते हैं ना, उतार चढ़ाव आते हैं, तो इनको कैसे काउंटर किया जाएगा, कौन सी ऐसी पॉलिसी, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, तो इनको दोनों को लगाकर ही तो हम इनको काउंटर कर सकते हैं जो बिजनेस साइकिल्स आते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है कि थ्योरीज ऑफ ट्रेड, कंपेरेटिव कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। अब उसके बाद आप एक बार देखिए, एक तो ये हो गई आपकी रिकार्डो की हो गई, ठीक है ना, हेबरलर की हो गई। उसके बाद आता हेक्सर-होलियन हो गई आपकी, हेक्सर-होलियन की होगी। टर्म्स ऑफ ट्रेड हो गया, फ्री ट्रेड, प्रोटेक्शन, यानी कि जब फ्री ट्रेड है उसके बारे में बताओ, प्रोटेक्शन के बारे में बताओ। प्रोटेक्शन अगर लगाते हो ट्रेड के ऊपर है तो तब क्या होगा, ये सारी की सारी हो जाएंगी। करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ठीक है ना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको करंट की करनी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कौन से देश से आया है, ये सीक्वेंस में किससे, कौन कौन से देश से कितना कितना इन्वेस्टमेंट आया है। उसके बाद आप एफडीआई होता क्या है, एफपीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ के जाओगे। उसके बाद आप देखोगे कौन सी जगह पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है। ऐसे डब्ल्यूटीओ को पूरा डिटेल में पढ़ना, इसके जो भी एम्बर बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स है, ब्लू बॉक्स, वो पढ़ लेना। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, तो इन सब से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या आएगा कि मीनिंग बताइए, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसको कौन कौन डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करेक्टरिस्टिक्स क्या है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की, यानी कि जो भी अल्प विकसित देश है उनकी क्या, जो अल्प विकसित देश उनकी क्या विशेषताएं। ग्रोथ मॉडल में आपको लुइस मॉडल करना, हैरेड डोमर मॉडल करना है, काल्डर करना है और सोलो करना है। उसके बाद आता है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग सिंपल है, ये आसान है। मनी क्या है, इसका क्या मीनिंग है, इसके क्या फंक्शन है। सप्लाई ऑफ मनी में ये सारे करके जाना, M1, M2, M3, M4, हाई पावर्ड मनी, तो ये सारे के सारे आप करोगे। उसके बाद आएगा फंक्शन, कमर्शियल बैंक आपको अच्छे से करना है और सेंट्रल बैंक करना, तो ये आ जाएगा। सेंट्रल बैंक क्या करोगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आरबीआई के बारे में अच्छे से पढ़ना है। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके बारे में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसके बारे में, तो कुछ भी नहीं छोड़ना आपको। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। इसमें क्या, सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि अर्थमेटिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, इनके बारे में पढ़ना। उसके बाद आता है फंक्शनल रिलेशन, ये थोड़ा सा मैथ का, ठीक है ना, ये वाला कि फंक्शनल रिलेशनशिप इन इकोनॉमिक्स एंड यूज ऑफ ग्राफ्स, ठीक, ये यहाँ तक आप देख लोगे, ये थोड़ा सा मैथ में आपको मिलेगा। मेजर ऑफ डिस्पर्जन में जो रेंज आती है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, तो ये सारे के सारे आपको जो भी डिस्पर्जन है वो सारे करके जाने हैं। कोरिलेशन क्या है, इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स में फिशर का, मार्शल का, तो ये सारे एजवर्थ का, तो ये सारे आपको अच्छे से करने हैं। फिर उसके बाद आता है जो रिग्रेशन है उसके बारे में पढ़ना है। ग्रोथ के बारे में कि कंसेप्ट ग्रोथ रेट क्या होती है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन क्या होता है। अब देखिए ये जो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ है ना, ठीक है, ये करना अच्छे से। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, अब जैसे 12th की जो बुक होती है ना, 11th में होता है CBSE में जो स्टैटिक्स होता है, तो ये सारा का सारा तुम वहाँ से भी कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी भी वहीं से कर लेना, तो इसको लगभग अगर आप 12th की बुक से कर लेते हो तब भी आपका काम चल जाएगा। उसके बाद आती है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी का कोई एक तरीके से ये नहीं होता कि कहाँ तक जाएगी, इन्होंने टॉपिक तो दिए हुए, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, क्या प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इनइक्वालिटी होगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी आपका सारा डेटा है, जो भी थ्योरी है, वो सारी थ्योरी तो क्या होंगे इसके अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सारी चीज़ें आप अच्छे से करके जाओगे। कौन इनकी रिपोर्ट करता है, कौन इनका डेटा कलेक्शन करता है, कौन सी इनसे रिलेटेड कमेटीज़ हैं, जैसे पॉवर्टी से रिलेटेड सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, तो ये सारी रंगराजन कमेटी, तो सारी की सारी आप कमेटीज़ भी। इनइक्वालिटीज़ से रिलेटेड गिनी कोफिशिएंट हो गया आपका, और लोरेंज करा होगा, तो सारे करके जाने। उसके बाद जैसे प्लानिंग के बारे में, ठीक है, प्लानिंग में प्लानिंग कमीशन था, NDC थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी,
कितनी तरीके की जो प्लानिंग थी वो सारी कब स्टार्ट हुई, क्या उसके ऑब्जेक्टिव थे, क्या इसकी अचीवमेंट्स रही, क्या इसकी शॉर्ट कमिंग्स रही। और इसमें स्पेशली इन्होंने बताया है कि जो 12वां जो 5 ईयर प्लान है उसको तो बिल्कुल डिटेल में आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है डेमोग्राफिक डिविडेंड इन इंडिया, मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, HDI, PQLI, HDI में कौन सी रैंक है, इसको किसने दिया, इसको डेवलप किसने किया था। तो हर चीज़ ऐसे PQLI में क्या क्या आता है, इनके कंसेप्ट क्या हैं, इनको कैसे मतलब इसके मतलब कंसेप्ट जो भी है HDI PQLI को डिटेल में। ये जितने भी टॉपिक हैं आपको ऊपर से नहीं पढ़ने, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। उन्होंने एक नैरो सिलेबस दिया और नैरो सिलेबस में बहुत कुछ आपको करना है। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ये तो पीछे भी आ लिया। करंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 से लेकर, ठीक है ना, अब तक की करोगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ोगे। एग्रीकल्चर पॉलिसीज पहले तो ये एक काम कर लेना, पहले तो आप इसको एक तरीके से आप सारा का सारा शॉर्ट नोट्स बना लेना, उसके बाद फिर हम इनको डिटेल से पढ़ते रहना। ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1966 में आया, फूड से रिलेटेड जो भी बातें हैं, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो ये सारी आपको करके जानी है। उसके बाद आता है LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जो कि 1991 में आया। उसके बाद आता है एक्सटर्नल एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, ये भी 1991 में ही हुए थे। उसके बाद इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का ट्रेड ऑफ का क्या मतलब है। देखिए, यदि आप विकास करना चाहते हो, यदि विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, इंक्रीज करोगे, तो इन्वायरमेंट की ही आपको कॉस्ट उठानी पड़ेगी। तो इन्वायरमेंट आपका खराब होता तो उससे रिलेटेड, इसीलिए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया था। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसको अच्छे से स्टडी करना, और साथ में इसमें जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे उनके बारे में पढ़ कर जाना। फिर आती पब्लिक इकोनॉमिक्स, इसमें क्या है, इसमें सिंपल है, गवर्नमेंट बजट, ठीक है ना। जो भी गवर्नमेंट बजट है, यदि एग्ज़ाम आपका एक तरीके से फरवरी में होता है, तो ये आप देखोगे कि नया तो बजट उसमें ऐड नहीं होगा वो, तो ये जो अभी 2022 में जो बजट पेश हुआ था वही आपको स्टडी करना है। मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बजट डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, इनकी रेट सबकी आप याद करके जाओगे। ये था आपका HPSC का जो सिलेबस है स्क्रीनिंग का इकोनॉमिक्स के लिए। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, और साथ में आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए। इको गुरु इकोनॉमिक्स क्लासेज। इसमें जितना भी अभी तक हमने सिलेबस डिस्कस किया है उसका लगभग अगर आप देखोगे 70% यहाँ पर कवर किया जा चुका है। तो आप इस को एक तरीके से इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मैंने आपको बता दिया कि आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आप HPSC स्क्रीनिंग का कोर्स लेना चाहते हो तो आप इस कोर्स को अचीवर्स अकेडमी की ऐप से परचेज कर सकते हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो जो मैंने आपको चैनल बताया वहाँ पर बहुत सारी 100+ वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, पहले आप उनको एक बार देखिए। अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता तो कोर्स को परचेज कर लीजिए, अदरवाइज़ रहने दीजिए। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए।